स्टडी मौज़ूफ़ अकर में खुशामदीद। लेकिन अब आपको मालूम है इस वक़्त जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हैं और लतीफ़ाल एक इलाका है चकवाल का, जो जनाब फैज़ हमीद साहब की आबाई रिहाइशगाह है, वहाँ पर उनका घर भी है, वहाँ पर उनका फ़ार्म हाउस भी है और इस हवाले से ख़बर आई है जनाब कि उनके रिहाइशगाह और फ़ार्म हाउस लतीफ़ाल में उसका निहायत तफ़सील के साथ, निहायत ही बारीक बीनी के साथ मुआयना किया गया है। मैं जानबूझकर यहाँ पर लफ्ज़ मुआयना इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लफ्ज़ छापा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चूँकि मुआयने का लफ्ज़ मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए उस शख्सियत ने, जो मेरा सोर्स था, उसने मुझे ये बताया जनाब इंस्पेक्शन की गई है, मुआयना किया गया, तो लिहाज़ा बेहतर है जो वर्ड्स हम तक पहुँचे हैं उन्हीं अल्फाज के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाए। अदरवाइज़ जिस अंदाज़ में कार्रवाई की गई है वो छापे से तो किसी तौर पर भी कम नहीं है। अब अगर तफ़सीली मुआयना किया गया है, बारीक बीनी के साथ मुआयना किया गया है, तो वहाँ से यकीनी तौर पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले होंगे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले होंगे या कुछ ऐसी डिवाइसेस भी मिली होंगी जो मुस्तकबिल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंकशाफात हैं वो करेंगे। ख़ास तौर पर बताया जाता है कि कुछ मोबाइल सिम्स भी मिली हैं और वो मोबाइल सिम्स का डाटा जो है या उसके अंदर जो नंबर्स वगैरह फीड हैं उनको जो है वो रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है जनाब के जनरल फैज़ हमीद साहब के इर्द गिर्द ना सिर्फ घेरा बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुका है, बल्कि उनके साथ वाबस्ता अफराद के हवाले से भी जो नॉकिंग है वो अब ज़्यादा शुरू हो चुकी है। इस छापे के अंदर या इस मुआयने के अंदर क्या क्या हाल लगा है और वो किस किस तरीके से तहकीकात में मावन साबित हो सकता है, इस पर बात करने से पहले ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जनरल साहब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक तकरीबन 35 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि 40 अफसरान को घरों तक महदूद रहने, नक्लो हरकत को महदूद करने और शहर से बाहर ना जाने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है और ज़राए ने इन गिरफ्तारियों के हवाले से 2 अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। ज़राए का ये मानना है कि इन गिरफ्तारियों का ताल्लुक टॉप सिटी स्कैंडल से नहीं है। नंबर 2, ये गिरफ्तारियां मुतवाज़ी इंटेलिजेंस सेटअप की तश्कील के हवाले से यानी पैरेलल सिस्टम बनाने के हवाले से ना सिर्फ की जा रही हैं, बल्कि इस पैरेलल सिस्टम से वाबस्ता अफराद की निशानदेही भी की जा रही है। ये अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है या इनको नक्लो हरकत को महदूद करने की हिदायत दी गई हैं, इन तमाम अफराद का ताल्लुक या तो हाजिर सर्विस लोगों से है या रिटायर्ड लोगों से है और ये इनका ताल्लुक इदारे से ही है। और अगर आप गौर करें तो ये जो इस वक़्त ये जो गिरफ्तारियां और ये जो मुआयने हैं, यही इस वक़्त क्रक्स ऑफ द स्टोरी है और ख़ास तौर पर ये 2 इंकशाफात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि माजी में जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जिन एतराज़ात का ज़िक्र किया जाता था कि जनाब उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बना रखी है या उनकी स्टेट के अंदर या सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब वो किसी को भी, वो जो है ना, वो कहते हैं ना, किसी खातर में ना लाना, वो इस वक़्त किसी को भी खातर में नहीं ला रहे थे और यही उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए इस वक़्त बहुत ही बड़े मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक पैरेलल इंटेलिजेंस सिस्टम था, ये महज़ इदारे के अंदर या इदारे से वाबस्ता लोगों की मदद से मुतवाज़ी तौर पर कायम नहीं किया गया था, बल्कि इस सिस्टम के ज़रिए उन तमाम अफराद को भी इंगेज किया गया था जिन्हें जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने आईएसआई के ताकतवर तरीन शख्सियत के तौर पर और सबसे ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आईएसआई को चलाने के दौरान ही इस सिस्टम की बुनियाद रखी थी और इस सिस्टम के साथ ही जो दीगर सहूलतकार हैं उनको भी एक ख़ास मंसूबे के तहत ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, पुलिस के अंदर और दीगर महकमों के अंदर खपाया गया था ताकि मुस्तकबिल के अंदर इन तमाम लोगों की मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जा सके। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब को तो इस बात का इल्म नहीं था कि जनाब 9 अप्रैल हो जाएगा या जनरल
फैज़ हमीद साहब ने ये जो इमरान खान साहब के साथ मिलकर 10 साला मंसूबा, 12 साला मंसूबा बनाया था, वो मंसूबा एकदम रायगां चला जाएगा, क्योंकि जो इस वक़्त तक इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंसूबा बहुत ज़्यादा तवील था और इसी मंसूबे को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ इदारों के अंदर तैनातियों में रोल प्ले किया गया था। तैनातियाँ एक ख़ास सिस्टम और ख़ास स्क्रीनिंग के तहत की गई थी और उसके अंदर ईमानदारी के साथ-साथ जनरल फैज़ हमीद के साथ वफ़ादारी को बहुत ही ज़्यादा मशरूत रखा गया था। लिहाज़ा वो तमाम लोग जो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, जो अदलिया में मौजूद हैं, यानी शारे दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के जो मकीन हैं, उनके लिए भी अब जो है ना वो ख़तरे की घंटी बज रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारे अमल का आगाज़ साकिब निसार साहब से शुरू होगा, जो कि इस वक़्त बैरून मुल्क है और मुमकिना तौर पर ख़ुद उनके अपने ही गुफ्तगू के मुताबिक वो इस महीने के आखिर तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में वापस आएंगे। अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं तो उनका पाकिस्तान वापस आना भी इनफैक्ट इसी अमल में शराकत का सबब होगा और उसके बाद जो मज़ीद इंकशाफात हैं वो सामने आएंगे। और मुझे ऐसे लगता है जैसे अब ये जो केस है जनरल फैज़ हमीद साहब का, ये महज टॉप सिटी स्कैंडल नहीं रह गया, बल्कि ये जो केस है ये अब आगे बढ़ते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट के साथ साथ अब बगावत के ज़िम्रे में भी आ गया है। बल्कि अगर ये संगीन गद्दारी यानी आर्टिकल 6 लेवल का मुकदमा बनता चला जा रहा है। और अगर ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है तो ये तमाम लोग जो पैरेलल इंटेलिजेंस सिस्टम या पैरेलल स्टेट सिस्टम के तौर पर सामने आ रहे थे, इन तमाम लोगों को इस अमल से यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई से अलग नहीं किया जा सकता। अब अगर ये सिस्टम बनाया गया था तो इस सिस्टम के जरिए किसी न किसी को फायदा देना भी मकसूद था और उसके लिए जो आईएसपीआर की तरफ से कल प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें ये बात बहुत ही वजाहत के साथ लिखी गई है कि पॉलिटिकल जो उसके वो जो मोटिव्स थे उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे और उन पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस्तेमाल करना महज मेरा ये ख्याल है कि इस मामले तक ही नहीं था कि इमरान खान को इक़्तिदार में रखना है। हो सकता है मुस्तकबिल के किसी लेवल पर जाकर जनरल फैज़ हमीद साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने टेन्योर के अंदर मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग एक ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना ली थी और उस मुस्लिम लीग के जरिए ही उन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो चलाई थी, काफ लीग और दीगर तमाम मलगूबा बना के। तो शायद इसी तरह का कोई पॉलिटिकल मोटिव्स थे जनरल फैज़ हमीद साहब के, जो आने वाले वक्त के अंदर ना सिर्फ मजीद आश्कार होंगे बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि क्या जिस तरीके से कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब के टॉक शो में बैठकर इस बात का इंकिशाफ किया है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा बराह रास्त मार्शल लॉ लगाना भी चाहते थे और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या जनरल बाजवा भी जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ लिस्ट में मौजूद होंगे? बज़ाहिर इस बात के तो इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से हामिद मीर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा था कि जनाब इनके खिलाफ आप ओपनली इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस सारे अमल में मुलव्वस थे, तो क्या आप जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो ख्वाजा आसिफ साहब के तो वैसे डर के मारे मुझे लग रहा था जैसे उनके हाथों भूल गए। उन्होंने कहा जनाब मैं कौन होता हूँ कार्रवाई करने वाला। तो मेरा ख्याल है कि उनको शायद ये भूल गया था जब वो ये जुमला अदा कर रहे थे कि वो इस मुल्क के वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर दिफा होने की हैसियत से वो इस तरह की कार्रवाई को इनिशिएट करने के लिए बराह रास्त GHQ को अहकामात भी सादर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर वज़ीर दिफा बेचारा एक नुमाइशी ओहदा होता है, असल में तो जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो दो ही होते हैं। अब जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये बात तो तय है
कि जनरल बाजवा साहब के टेन्योर के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा थी, और उस मौके पर जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा, इन दोनों ने मिलकर ही एक तवील तरीन मनसूबाबंदी बनाई थी। अनडाउटेडली इसमें कोई दो राय नहीं। अलबत्ता जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है टेन्योर के दौरान, यानी जिस वक्त वो कोर कमांडर थे या जिस वक्त वो DGISI थे, वो सिर्फ टॉप सिटी की हद तक ही महदूद है। उससे आगे उनके टेन्योर के अंदर उन्होंने तार्बनाइजेशन के लिए क्या किया, उन्होंने जनाब पार्लियामेंट को चलाने के लिए किस तरीके से रोल प्ले किया, जनाब उन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा तरीका का इस्तेमाल किया, इसके ऊपर नहीं हो रही। और दूसरे लेवल पर जो उनके साथ तहकीकात हो रही हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, उसके इल्जाम के तहत हो रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का वो जो टेन्योर था, उसके लिए तो वो ये कह सकते हैं कि जनाब मैं चूंकि ओहदे पर मौजूद था और ओहदे पर मौजूद होने की वजह से मैंने ये वाले अपने फ़राइज़ को बजावरी के लिए इस तरह के इकदाम को ज़रूरी समझा, जबकि रिटायरमेंट के बाद मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की किसी तरह की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, लिहाजा मेरे खिलाफ इसके तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तभी पता चलेगा कि ये मामला कैसे निकलता है। अगर आपको याद होगा तो हालिया दिनों में रऊफ हसन साहब के हवाले से बहुत ही ज्यादा खबरें गर्म थी कि रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी और रऊफ हसन साहब के मोबाइल फोन से निकलने वाले डेटा ने बहुत सारा काम खराब किया है, और इसमें जनरल फैज हमीद साहब की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि जनरल फैज हमीद साहब भी किसी न किसी लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मुख्तलिफ इदारा जाती सहूलतों के मामले में मुलव्वस रह चुके हैं, या इनके जरिए ही ये तमाम तर सिस्टम आगे बढ़ता है। अब ये जो लतीफ हाल जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया कि वहां पर भी छापा मार कार्रवाई हुई है, वहां पर भी मुआयना किया गया है तफसीली, तो ये तफसीली मुआयना वहां से रिकॉर्ड के लिए किया होगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, ज़राए ने तो इस बात का दावा किया है कि इस मुआयने के दौरान उनके हाथ कुछ चीज़ें लगी हैं, लेकिन अगर एक आदमी जिसके बारे में ये राय है कि उसने पैरेलल सिस्टम बनाया हुआ था, तो उसने इस पैरेलल सिस्टम को महफूज करने के लिए भी कोई पैरेलल सिस्टम बनाया होगा। बहुत सारा डेटा शायद यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भी मुंतकिल किया गया होगा, और इस हवाले से बहुत सारे लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं जो जनरल फैज़ हमीद साहब के करीब समझे जाते हैं। इनमें से कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, इनमें से कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, इनमें से कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड लोग भी मौजूद हैं। ये नेक्सस, अगर आप जैसे ही इसको आप डिग आउट करने जाएंगे, ये नेक्सस सिर्फ जनरल फैज़ हमीद तक रुकने वाला नहीं है। ये बात तय है कि अगर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलता है, और संगीन गद्दारी के अंदर ये जो जिन अफराद का मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये भी आते हैं, और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तकरीबन अब तक 78 लोग हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के नेक्सस में। उन 78 अफराद को भी अगर इस आर्टिकल 6 के मुकदमे में शामिल किया जाए, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है उन पॉलिटिकल हैंडलर्स का जो इस सारे खेल के बेनिफिशियरी थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अगर ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई में जनरल फैज़ हमीद साहब का डेटा और जनरल फैज़ हमीद की जुबान दोनों ही अब बोलना शुरू हो जाती है, दोनों ही चीज़ों को आश्कार करते हैं, दोनों ही जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर उस एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, तो फिर इमरान साहब की भी जो है ना शामत, वो ना सिर्फ आएगी, बल्कि ये जो आर्टिकल 6 के तहत की जाने वाली कार्रवाई है इसके अंदर भी उनकी शमूलियत होगी। और आर्टिकल 6 के अंदर कोई कम अज़ कम सज़ा, मेरा नहीं ख्याल मौजूद है, सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, इसके अलावा कोई और सज़ा नहीं दी जा सकती। और अगर मिलिट्री वो जो है कोर्ट मार्शल, जनरल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर अगर कार्रवाई की जाएगी, और उस कार्रवाई के अंदर जनरल फैज़ हमीद, ये 78 लोग और पॉलिटिकल हैंडलर्स को भी शामिल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए जो बचने का कोई इम्कान आने वाले दिनों में मौजूद है। वही सज़ा जो जनरल फैज़ हमीद साहब को मिलेगी, वही सज़ा बाकी 78 लोगों को मिलेगी, और वही सज़ा उनके पॉलिटिकल हैंडलर्स, अगर इमरान खान और दीगर लोग मौजूद हैं तो वही सज़ा उनको मिलेगी। गेम अब ना सिर्फ अभी तक ऑन है, बल्कि डेटा की
डेटा को एनालाइज करके और डेटा को जिसे हम कह सकते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उनके साथ मिलाकर ही इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कहानी अब वाकयातन अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।